हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है फोर्स एंड प्रेशर, इसका हम ये पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में बच्चों आपको मैंने बताया था फोर्स क्या होती है एंड फोर्स को नापते कैसे हैं एंड फोर्स जो है उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एंड फोर्स क्या होती है, पुश एंड अ पुल, पुश और अ पुल। ओके, तो आज हम देखेंगे बच्चों फोर्स जो होती है वो अलग अलग प्रकार की, कौन कौन से प्रकार की फोर्सेस अवेलेबल है। और पिछले वीडियो में मैंने कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बताया था कि कुछ फोर्सेस ऐसी होती है जो किसी वस्तु को हमको धक्का मारने के लिए, पुल करने के लिए हमको छूना पड़ता है, कांटेक्ट फोर्सेस, जहाँ पे वस्तु के साथ फोर्स लगाने वाला एजेंट संपर्क बनाता है, टच करता है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि फोर्स लगाई तो जा रही है लेकिन टच नहीं होता है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था, मैग्नेटिक फोर्स बताया था मैंने, ठीक है कि नहीं, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो। चलिए तो आज हम देखेंगे अलग अलग फोर्सेस की जो डेफिनेशन है वो। मस्कुलर फोर्स बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मसल्स होती है, इन मसल्स को मूव करके वो तरह तरह के काम करते हैं। तो मसल्स जो फोर्स एक्सर्ट करती है एक्सटर्नल वर्क करने के लिए वो कहलाता है क्या, मस्कुलर फोर्स। हम हमारे हाथों से एक बकेट उठा लें, किसी चीज को धक्का मार दें, फुटबॉल को किक कर दें, तो इसके अंदर मस्कुलर फोर्स यूज हो रही है। जानवर कोई गाड़ी को खींचते हैं, हॉर्स टांगा खींचता है, मस्कुलर फोर्स यूज हो रही है। क्लियर है? So what is muscular force? The force exerted by muscles of the body of living organisms. The force exerted by the muscles of the body of living organisms is called मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल लिखना तो ले सकते हो, हॉर्स पुल्स अ टंगा यूजिंग इट्स मस्कुलर फोर्स। चलिए सेकंड हमारी जो फोर्स है बच्चों वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं हम घर्षण, रगड़ खाना। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह पर मूव करने की कोशिश करता है ना, तो नीचे वाला वस्तु उसके सरफेस पे रगड़ खाती है। नीचे वाला जो सरफेस है वो ऊपर वाले सरफेस के अगेंस्ट रब होती है, और इसके कारण क्या होता है, जो नीचे वाली सतह है वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को अपनी सतह पर मूव करने से रोकती है, बैकवर्ड खींचती है। तो ये जो बैकवर्ड पुलिंग फोर्स है जो कि मोशन के विरुद्ध लगती है, जो मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये बच्चों दो सरफेसेस के बीच में लगती है जो संपर्क में हो, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, इट इज द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू surfaces in contact, two surfaces in contact. It is a force that acts between two surfaces in contact and opposes the motion of one body on the surface of अनदर। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सतह पे मूवमेंट को रोकने वाली जो फोर्स है क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड में बच्चों, यूनिवर्स में जिस किसी वस्तु का मास है उसके मास के कारण उसमें एक फोर्स होती है जो कि दूसरे मास वाली वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। फॉर एग्जाम्पल डस्टर, ये चौक है, दोनों में मास है, तो डस्टर और इसके बीच में एक फोर्स है। समझ आएगा कि नहीं? क्या ये फोर्स, ये चौक भी डस्टर को खींच रहा है, डस्टर भी क्या चौक को खींच रहा है। समझ में आएगा कि नहीं? क्या अब ये फोर्स बहुत ज्यादा कब होगी, वैसे तो बहुत वीक होती है, ज्यादा कब होगी, जब इनका मास बहुत ज्यादा खतरनाक हाई हो। तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा ये अट्रैक्टिव जो फोर्स है ये बढ़ती जाती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज बिकॉज ऑफ द मासेस, ये कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हेवनली बॉडीज जो होते हैं, स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, इनके बीच में फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि इनका मास बहुत बहुत ज्यादा हैवी होता है, मैसिव होते हैं।
छोटे मोटे वस्तु में होती है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए लगेंगे नहीं इनको, ठीक है। बहुत ज्यादा वजन होगा ना, बहुत ज्यादा मास होगा तो ये थोड़ी हाई होगी, ज्यादा होगी, अदरवाइज छोटे मोटे मासेस में हम इसको फील ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स हैविंग सम मास। इट इज द फोर्स ऑफ attraction between any two objects of the universe, ब्रह्मांड में कोई भी ले लो, any two objects of the universe, it is due to their mass। ये किसके कारण होती है बच्चों? मास के कारण। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ये फोर्स होगी। अब इंपॉर्टेंट, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इनका कुछ मास है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी ग्रेविटेशन। ये मैंने कोई भी दो वस्तुएं ली है, एनी टू, लेकिन बच्चों इन दो में से यदि एक अर्थ हो, एक क्या हो? अर्थ, तो अर्थ और किसी दूसरी वस्तु के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पे सपोज हमने एक सैटेलाइट छोड़ दिया कोई भी, है ना, हमारा स्पेसशिप ही है कोई, तो उसको धरती खींचेगी अपनी ओर, ठीक है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कोई हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है आसमान में, उसके और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहलाएगी? ग्रेविटी। तो अगर कोई भी दो वस्तु ले ले यूनिवर्स की, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, वो स्पेसिफिक केस है जब दोनों में से एक चीज क्या हो? अर्थ हो। तो इसका मतलब बोल सकते हैं ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी ग्रेविटेशन ही है, बस दोनों में से एक चीज अर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये अलग तो हैं, बट ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। तो अगला हमारा ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। उसके बाद बच्चों एक होता है हमारा कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स के बीच में अथवा मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स होती है ये क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between the poles of a magnet, या तो ये और मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। मान लो ये हमारा एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, एक जैसे हो गए एक दूसरे की तरफ, तो एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे, ठीक है। साउथ साउथ होगा तो भी दूर भागेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। चलो ये एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, दूसरा मैग्नेट है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो ये क्या होगा? एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पे तो होगा अट्रैक्शन, यहां पे क्या होगा? रिपल्शन, ठीक है। और तीसरा मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। अब चाहे एक लोहे की कील, आयरन नेल,
चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझ में आ गया? तो ये कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेट मैग्नेट के बीच में हो सकती है अट्रैक्शन रिपल्शन, और या फिर ये मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में भी हो सकती है। चलिए ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फोर्स। चलिए अगली कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, स्टॉप। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं उसके बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है इसको बोलते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। बच्चों चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में आएगा। दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट, कोई भी एटम है, एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है ना केमिकल रिएक्शन में, तो उसके ऊपर चार्ज प्रकट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो प्लस का चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो माइनस का चार्ज आता है। ये आयंस बन जाते हैं और इन्हीं चार्जेस में फिर क्या आपस में अट्रैक्शन हो जाता है या रिपल्शन, ठीक है। तो ध्यान देना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मान लो ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है ना। ऐसी माइनस माइनस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं ना, अनलाइक, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव, एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। समझ में आ गया, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां लिख देंगे अगला पॉइंट, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। क्लियर है? और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, एक तो चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी मतलब समझ में आ गया, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो एक तो मान लीजिए चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी, मतलब एक पे प्लस है दूसरे पे कोई चार्ज है, जीरो, माइनस है जीरो, तो क्या, तो अट्रैक्शन होगा। चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। मान लीजिए बलून आपने फुला लिया, इसको अपने हेयर से रब कर दिया, हेयर आपके बलून से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, बलून पे कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसी बलून को आपने दीवार के पास टच कर दिया, एक वॉल है, तो ये क्या करेगा, इसके प्रति अगर इसमें चिपका दें तो चिपक जाएगा, ये क्या होगा, अट्रैक्ट। वॉल पे कैसा है, कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज बलून को हम रब करके हेयर से दीवार पे लगाते हैं तो वहीं के वहीं चिपक जाता है थोड़ी देर के लिए। समझ में आ गया? तो ये तीन प्रकार की हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस, चाहे वो लाइक हो, अनलाइक हो, या फिर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। क्लियर है? तो ये थे बच्चों हमारे कुछ फोर्सेस। और भी कई फोर्सेस है, वो हायर क्लासेस पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्स भी आता है आपका, विस्कस फोर्स भी, जो लिक्विड्स के गाढ़ेपन के कारण फोर्स होती है ना, जैसे पानी डालो वो आसानी से बह जाता है, अभी हाथ पे पानी डालेंगे 2-3 चम्मच बह के निकल जाएगा, लेकिन इसमें शहद या फेविकोल डाले गाढ़ा तो धीरे धीरे बहेगा। तो ये फोर्स जो गाढ़े लिक्विड्स में होती है, जो बहने से उनको रोकती है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या कहते हैं इसको, विस्कस फोर्स। ये भी लिख सकते हैं चाहो तो, एक और लिखवा देता हूं, विस्कस फोर्स, लिक्विड्स में, गाढ़े लिक्विड्स में, viscous force, the force that opposes motion of liquids is called
विस्कस फोर्स, गाढ़ापन, समझ आएगा कि क्या? इट इज मोर इन थिक लिक्विड्स, लाइक ज्यादा किसमें होती है? जो गाढ़े लिक्विड होते हैं ना, लाइक एग्जांपल बताओ, गम, फेविकॉल, हनी, देन इन थिन लिक्विड्स लाइक वाटर, अल्कोहल, केरोसिन। समझा कि ये थिन लिक्विड्स हैं, तो ये आसानी से बहते हैं, ये मुश्किल से बहते हैं, तो विस्कस फोर्स हो गया। ठीक है, चलिए ये तो थी हमारे बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक, चलिए अभी हम लिखेंगे कुछ एक आधी डेफिनेशन और लिखेंगे बच्चों। प्रेशर क्या होता है? किसी वस्तु पे लगने वाली फोर्स कितने एरिया पे लगते हैं, उस एरिया से उसको डिवाइड कर दे तो क्या आता है? प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, डिफाइन प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया on a surface is called pressure। यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब बच्चों फोर्स किस में नापते हैं? मैंने आपको बताया था न्यूटन इसकी यूनिट है ना, और एरिया जो होता है भाई कोई भी चीज की लंबाई अगर मीटर में, जैसे स्क्वायर है मीटर है ना, तो साइड इंटू साइड, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो भी एरिया है वो स्क्वायर मीटर में नापता है। तो इसका जो यूनिट हो गई बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं पास्कल। तो ये पास्कल नाम कहां से आया? आफ्टर नेम ऑफ ब्लेज पास्कल। ये पर्सन का नाम है, यहां से ये यूनिट ली गई है पास्कल, PA। तो ऐसा यूनिट है दोनों, या तो ये लिख दो या ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आइदर ये लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? पास्कल लिखेंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों क्या? प्रेशर। तो फोर्स हम न्यूटन में लेंगे, तो अगर मान लो आपको किसी वस्तु पे लगने वाली फोर्स बता दी गई न्यूटन में, और बता दिया कि वो वस्तु, जैसे मान लीजिए डस्टर ही है ना, अब आपको ये डस्टर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक, अब पूछा गया कि भैया ये कितना प्रेशर लगा रहा है, तो मेरे को कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना पड़ेगा, और एरिया। अब मुझे बताओ इस डस्टर का कितना एरिया मेरे हाथ के संपर्क में, तो मुझे ये बॉटम का एरिया निकालना पड़ेगा। मुझे ये लेंथ और ये ब्रेड्थ इंटू कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा, तो ये एरिया निकाल लूंगा मैं। अच्छा, लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में लेना तो मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया, तो यहाँ नीचे तो एरिया लिखूंगा, ऊपर फोर्स। अब ये फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों? किसी वस्तु के कारण नीचे की ओर जो लगने वाला फोर्स होता है ना, वो एक्चुअल में उसका वेट होता है। क्या होता है उसका? वेट। तो अब मैं एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ वेट की। वेट क्या होता है? द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। ठीक है, व्हाट इज weight? The downward force acting on a body या object due to Earth's gravity, due to Earth's gravity is called weight। एक्चुअल में बच्चों वेट ना केजी में नहीं होता, केजी में तो मास होता है, वेट फोर्स है, वेट न्यूटन में आता है। आपसे कोई आपको पूछे कि भाई आपका वेट कितना, आप बोलो 50 केजी, गलत है, 50 केजी आपका मास है, वेट हमेशा न्यूटन में होता है। तो ध्यान देना बच्चों, वेट इक्वल टू होता है डाउनवर्ड फोर्स, और इसका फॉर्मूला है m इंटू जी। m होता है हमारा मास और g होता है एक्सीलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, और इस g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या चीज है मैं बता देता हूं आपको। ये वस्तु है, इसको अगर मैं यहां से छोड़ दूंगा तो छोड़ते ही धरती इसको नीचे खींचेगी, नीचे गिरने लगेगा। तो नीचे जैसे जैसे गिरेगा, बहुत ऊंचाई से छोड़ तो नीचे जैसे जैसे गिरेगा इसकी स्पीड तेज होती जाएगी, क्योंकि धरती खिंचाव जारी है उसका, ठीक है, तेज तेज हो जाएगा। तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, ये चीज होती है वैल्यू। समझ में आ गया? व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक्सेलरेशन, नीचे स्पीड किस तेजी से बढ़ेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, राउंड फिगर में थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं 10, राउंड फिगर में समझने के लिए खाली, है ना। अभी मैंने छोड़ा, स्पीड इसकी 0 है, जैसे ही 1 सेकंड बीतेगा स्पीड इसकी 10 हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर एक और सेकंड बीता, अब 20 हो गई। हर एक सेकंड में 10 बढ़ जाएगी, मतलब इतनी, अंदाजा इसको 10 मान ले, है ना। तो शुरू में 0 है, 1 सेकंड के बाद में 10 मीटर पर सेकंड हो गई, एक और सेकंड गिर गया 20 मीटर पर सेकंड हो गई, एक और गिर गया 30 मीटर पर सेकंड हो गई। हर एक सेकंड में इतनी अमाउंट स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी तेजी से गिरेगा। तो देखा होगा तुम लोगों ने, ओले गिरते हैं ना ऊपर से बारिश के समय मोटे मोटे, तो ऐसे गोली की रफ्तार से आते हैं वो। समझ में आ गया? तो जितनी ज्यादा ऊंचाई से आएगा उतना तेजी से गिरेगा। क्लियर? तो ये कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन होता है 1 सेकंड में होने वाली इंक्रीज, किसमें? वेलोसिटी में। ठीक, तो अब किसी वस्तु का मास है, उसको अगर हम g से इंटू कर देते हैं तो उसका वेट आता है न्यूटन में। किसमें आता है? न्यूटन में। आपका मास 50 kg है, 50 को इंटू कर लो 9.8 से, अंदाजा 10 से, तो 500 न्यूटन के आसपास आपका क्या होगा? वेट होगा। समझ में आ गया? और वेट ही डाउनवर्ड फोर्स होता है। तो यहाँ पर बच्चों जो हम फोर्स निकालेंगे ना, फोर्स किसी वस्तु का, वो हम ये वेट निकालेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये वस्तु है, डस्टर मैंने यहाँ रख दिया, और इसका मैं एरिया तो नीचे का निकाल ही लूंगा, है ना। और मान लीजिए इसका वजन है 1 kg, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 और g की जगह लिखूंगा 9.8। तो 9.8 इंटू 1, 9.8 न्यूटन, ये फोर्स आ गया मेरा 9.8 न्यूटन। तो यहाँ 9.8, नीचे एरिया निकालेंगे पैदे का, बेस का, और डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट प्रेशर पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल में करा दूंगा आपको, मैं टेक्स्ट बुक में होगा आपको, ठीक है। तो ये था बच्चों क्या वेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो देखेंगे। चलिए रब किया जाए। डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस प्रेशर को नापने के लिए जो यूनिट है बच्चों वो होती है एटमॉस्फेयर, ठीक है। राइट इट्स वैल्यू एट सी लेवल, समुद्री तल पे, सी लेवल पे इसकी वैल्यू कितनी है, एंड विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इट। तो बच्चों बैरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है ना। हमारे सर के ऊपर जितना भी एयर का कॉलम है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ दबाव डालता है। तो ये जो दबाव डाला जाता है एयर का हमारे सर के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत जबरदस्त वैल्यू है इसकी, मैं बताऊंगा क्यों बहुत ज्यादा है ये, ठीक। द प्रेशर ऑफ द एयर कॉलम, द प्रेशर ऑफ द एयर कॉलम या इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड भाषा में लिख लेते हैं, द प्रेशर ऑफ द एयर exerted by of the envelope of air लिखेंगे। The pressure of the envelope of air surrounding the earth exerted on us is called atmospheric pressure। जो हवा का, वायु का घेरा है, वो हमारे ऊपर जो भी दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सी लेवल पे वैल्यू कितनी है इसकी,
ये है 760 mm ऑफ Hg। अगर यहाँ एक पर्सन खड़ा है, इसके ऊपर इतना ऊंचा एटमॉस्फेयर है ना, ये लगभग 8 से 9 किलोमीटर ऊंचाई तक आता है। एवरेस्ट की चोटी के ऊपर लगभग ना के बराबर ही एटमॉस्फेयर, अधिकतर एटमॉस्फेयर वहां तक खत्म हो जाता है। ठीक, तो बच्चों इतना ऊंचा एटमॉस्फेयर जो है उसका कुछ ना कुछ सर पे दबाव होगा। भाई किसी के सर पे अगर मटका रख दे पानी से भरा तो दबाव लगेगा, तो इतना ऊंचा एटमॉस्फेयर रखा हुआ है। ठीक, अब ये एटमॉस्फेयर तो एयर है, एयर का भी हल्की होती है। अगर इसके स्थान पे यहाँ पे मैं मर्क्यूरी रख दूं, ऊंचाई पे क्या रख दूं, मर्क्यूरी, सबसे घना और भारी लिक्विड है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी हमको सिर्फ और सिर्फ कितना ऊंचाई तक रखना पड़ेगा हमको, मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी हमको सिर्फ कितना ऊंचाई तक रखना पड़ेगा, हमको सिर्फ 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक करना पड़ेगा। तो मतलब एयर का 8 से 9 किलोमीटर ऊंचाई का कॉलम उतना ही दबाव डालता है जितना सिर्फ और सिर्फ 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का मर्क्यूरी दबाव डालेगा। तो मतलब समझा गया, पूरे एटमॉस्फेयर के बराबर का दबाव सिर्फ इतनी ऊंचाई का मर्क्यूरी डाल देता है। और 76 सेंटीमीटर मिलीमीटर कितना हो जाएंगे, 10 से 2 कर देंगे, तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसी को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। इसी को क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर है क्या? तो ये था बच्चों हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सी लेवल पे। ठीक है ना, और इसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बैरोमीटर कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बताओ? बैरोमीटर। क्या कहते हैं इसको? बैरोमीटर। ठीक है कि नहीं? क्या इसी प्रकार से बच्चों जो लिक्विड्स होते हैं उनके प्रेशर को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड या फिर गैसेस, फ्लूइड, जो बहने वाली चीज होती है, मैनोमीटर यूज करते हैं। ये भी मर्क्यूरी आधारित इंस्ट्रूमेंट है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। फ्लूइड वो होते हैं जो बहते हैं, तो इसमें आ गया हमारा लिक्विड्स एंड गैसेस। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बताओ? मर्क्यूरी मैनोमीटर। मैनोमीटर समझ में आ गया? यहां पे बैरोमीटर है, यहां पे मैनोमीटर। ठीक है, ये लिक्विड्स के प्रेशर नापने के लिए डिवाइस हो गई। समझ में आ गया कि नहीं क्या बच्चों? चलिए, अब ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जैसे जैसे यहां से अगर ज्यादा ऊंचा चला गया तो ऊपर का कॉलम कम हो गया है, तो दबाव कम हो जाएगा। द मोमेंट वी गो हायर, एज वी गो अप हायर इन एटमॉस्फेयर, द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस। समझ में आ गया? और जितना ज्यादा नीचे होंगे तो सबसे ज्यादा जो लोवेस्ट लेवल है वो समुद्री तल है, समुद्र सबसे निचले इलाकों में आते हैं, तो सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है प्रेशर, वो ये वैल्यू है ना। तो जैसे जैसे ऊंचे पे एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गए तो ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत ही कम हो जाता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक छोटा क्वेश्चन आता है कई बार बच्चों कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है एज वी मूव हायर। ठीक है, एज वी मूव हायर। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक क्या इफेक्ट होता है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस with increase in altitude. It is maximum कहां पर? At sea level। समझ में आ गया? समुद्री लेवल पे, सी लेवल पे मैक्सिमम है, ऊंचाई पे जाते जाते इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे से समझ के नोट करेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कुछ रीजनिंग आधारित फ्लूइड प्रेशर पे, प्रेशर और फोर्स पे आधारित कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रेशर का आप अच्छे से फॉर्मूला देख लेना, याद कर लेना।
तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।